आपके साथ यश शुक्ला और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। और कोर्ट कचहरी से जुड़े तमाम सवाल जिनके जवाब आपको धर्मेंद्र जी देंगे। यदि आपको पूछे तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप जो भी जानकारी जानना चाहते हैं वो वकील साहब से पूछ सकते हैं। और हम आज तमाम विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, अलग अलग जो विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, क्या बालिग व्यक्ति को अपना धर्म चुनने की आज़ादी है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका प्रस्तुत की गई, जिस याचिका में यह अनुरोध किया गया ऑनरेबल कोर्ट से कि लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए या अंधविश्वास या इस तरह के तमाम इश्यूज़ में अपने आप को, जो उनका रियल रिलीजन होता है, उसको चेंज करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रेयर ये की गई याचिका में कि इस तरह के लोगों को रोका जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस नरीमन के साथ में 2 ऑनरेबल जस्टिस और यानी 3 जजेस की बेंच ने इस पे अपनी फाइंडिंग देते हुए कहा कि जिस तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है हर व्यक्ति का, इसी प्रकार जो 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है, यानी वो बालिग है, मेजर है, तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस को स्वतः ले सकता है। अब वो किसी धर्म को मानता है, वह किसी जाति के अंतर्गत अपना जीवन निर्वहन करना चाहता है, वह किसी तरीके से किसी और जो धर्म के जो नियम कानून हैं उनका अनुपालन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मेजर पर्सन को, अर्थात बालिग व्यक्ति को, उसके ऊपर हम इस बात का दबाव या इस बात की कोई गाइडलाइंस का फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं कि आपको अपना जीवन इस तरीके से इन गाइडलाइंस के परिप्रेक्ष्य में जीना है। जो भी बालिग व्यक्ति है वो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद के अनुसार अधिकारात प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारात का उपयोग करते हुए जीवन को स्वच्छंदतापूर्वक किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी प्रकार के नियम और कानून को मानते हुए अपने जीवन को जी सकते हैं। जी बिल्कुल वकील साहब जी, और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और यदि आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ नेहा लखनऊ से जुड़ चुकी है। नेहा जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हेलो जी नेहा जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। एक्चुअली में मेरे पापा की अभी जो डेथ है वो कोरोना से हो गई थी 6 महीने पहले जी। और उनके जो था वो 12 रुपए जमा करते थे प्रधानमंत्री योजना में। तो अभी उनको वो पैसा कैसे मिल सकता है वापस हम लोगों को, जो वो जमा करते थे हर महीने? देखिए, जो आपके फादर द्वारा अमाउंट डिपॉजिट किया जाता था, उस अमाउंट के लिए पीएम साहब का एक पोर्टल है, प्रधानमंत्री महोदय का एक पोर्टल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, वो पोर्टल आपके समक्ष आ जाएगा। उस पोर्टल पे आपको अपनी ये कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी होगी और वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराने के बाद जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये कंप्लेंट है, यानी जो अमाउंट डिपॉजिट होता था और उसका जो बेनिफिट आफ्टर डेथ, कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुई है उसके बाद जो मिलना चाहिए, उस पोर्टल की प्रोसीडिंग्स में भी लिमिटेशन का फिक्सेशन है, यानी समयबद्धता के अंतर्गत जो लाभ मिलना है वो मृतक व्यक्ति के आश्रितों को मिल सकता है। इसके लिए आपको पीएम पोर्टल पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज कराते हुए जो पूर्व में आपके पिताजी द्वारा धन संग्रहित कर जमा किया जाता रहा है उसका विवरण पूर्णतः देना है और समयबद्धता के बारे में जो जांच है वो जांच 30 से 60 दिन के अंदर उसका जो जांच है वो जांच कंप्लीट होने के बाद आपके अपने जो भी बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। नेहा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े तमाम सवाल अगर आपके मन में हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वकील साहब आपको जवाब देंगे। वकील साहब जी, जिस तरीके से भ्रष्ट लोक सेवक जो होते हैं, यानी कि जो सरकारी नौकर होते हैं, उनको हमेशा मामूली सजा क्यों सुनाई जाती है? देखिए, जो लोक सेवक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वह समाज के हित के लिए अपने सरकारी पद पर आसीन रहते हुए दायित्वों का निर्वहन करें और वो दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष रूप से, बिना किसी तरीके से प्रभावित हुए, बिना कोई लाभ लिए हुए करना चाहिए। सामान्य तौर पर ये जो विषय है वो विषय बहुत ही बृहद है और इस पर बहुत ही गंभीर
जो विचार विमर्श हैं यानी डिस्कशन है वो बहुत ही सीरियस हैं। बहुत सारे लोक सेवकों पर यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे ये एलिगेशंस आते हैं कि वो पैसा लेकर के, वो प्रभावित होकर के, वो किस तरह का बेनिफिट लेकर के किसी व्यक्ति का काम करते हैं। और बहुत जगह ऐसी कंप्लेंट भी आती हैं जहां पर वो बिना बेनिफिट लिए कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में सेक्शन 7 और सेक्शन 13 के जो प्रोविजंस हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस विषय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहनता से अवलोकन करते हुए इस पे अपनी गाइडलाइंस दी कि जो कोर्ट इस तरह के मामलात का विचारण करती हैं उन कोर्ट को यह देखना चाहिए कि जिसके ऊपर एलिगेशन है यानी ऑकरेंस के नेचर को बहुत ही गहनता से, गंभीरता से देखना चाहिए कि वहाँ पर इंटेंशन क्लियर था या नहीं था, वहाँ नॉलेज में अपराध करना था या नहीं था, वहाँ बेनिफिट एक्यूज का था कि नहीं था। इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने ट्रायल को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए सजा करनी चाहिए। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है न्यायपालिका के साथ में, जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में सेक्शन 7 में और सेक्शन 10 में जो सज़ा के प्रोविजंस हैं 7 ईयर या पनिशमेंट के सज़ा के प्रोविजंस हैं, या उसके बाद 13 की अगर हम बात करते हैं तो 10 ईयर या सज़ा के प्रोविजंस हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी ने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए या हजारों करोड़ रुपए का गबन किया हो, या किसी से घूस ली हो, या कोई फ़ायदा लेते हुए किसी का काम किया हो, ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है तो उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में जो एविडेंसेस हैं, जो विटनेसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग सज़ा अधिकतम कितनी हो सकती है? 7 साल हो सकती है या 10 साल हो सकती है। अब न्यायालय को यह देखना चाहिए कि जो केस है उस केस का नेचर क्या है, उस केस की नौयत के अनुसार सजा के स्वविवेकानुसार घटाने बढ़ाने के अधिकार भी है न्यायालय को। तो ऐसी स्थिति में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कर्नाटक हाई कोर्ट के केस पर अपील को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, अधीनस्थ न्यायालय ने, यानी अधीनस्थ न्यायालय का मतलब जो हाई कोर्ट से निचली अदालत थी जो इस तरह के मुकदमों का ट्रायल सुनती थी, उन्होंने जो सज़ा दी थी उस सज़ा को ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने डिटो कर दिया था, उसकी पुष्टि कर दी थी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अदालत को जब भी इस तरह के ट्रायल हों तो उन ट्रायल के नेचर को समझना बहुत आवश्यक है। उसमें जो एक्यूज्ड है उस एक्यूज की केस का जो गंभीरता है, जो गहनता है, उसको समझना आवश्यक है। और उसके बाद सज़ा स्वविवेकानुसार बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है। इस पर न्यायालय को सख्त रुख करना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ गंभीर से गंभीर सज़ा के प्रोविजंस को करना चाहिए, जिससे देश में जब भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, तो निश्चित रूप से विकास जो अभी बहुत कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा और देश का चहुमुखी विकास होगा। बिल्कुल धर्मेश जी, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे, पर इसी बीच हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। राम है कानपुर से। राम, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम, हमने एक मकान परचेज किया था, उसमें मैंने गिराऊ मकान है, इसको तहसील की रिपोर्ट बनाई है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि किराया अभी तक हाजिर ही नहीं हुआ। 3 महीने हो गए लेकिन अभी तक हाजिर नहीं हुआ, तो उसमें क्या होना चाहिए? देखिए राम जी, आपने 133 सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स की हैं उन प्रोसीडिंग्स में नगर निगम की रिपोर्ट आना आवश्यक होता है कि आपका जो भवन है वो कितने वर्ष पुराना है और उस पुराने भवन में जर्जरता की वजह से आम जनहानि हो सकती है। ये रिपोर्ट आना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कई ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट भी हैं आपके सब्जेक्ट मैटर पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के इस पर कई जजमेंट हैं जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये व्यू दिया है कि यदि इस तरह की जनहानि होने संभावित हो, ख़ास तौर से भी आने वाला जो वेदर है, जो आने वाला मौसम है आगे जिसमें बरसात होनी है, बरसात में इस तरह के मकान बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही
इनसे जनहानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये माकूल और मुफीद समय है जिसमें आप ऑनरेबल कोर्ट में आपका जिस थाना क्षेत्र से संबंधित एसीएम के यहाँ 133 की प्रोसीडिंग्स लंबित हैं, इधर जो कमिश्नरी व्यवस्था कानपुर नगर में लागू हो गई है, पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था, उसकी वजह से कुछ क्षेत्राधिकारों का परिवर्तन हुआ है। तो आप 133 की कार्रवाई में बिल्कुल फोकस्ड वर्किंग करिए और नगर निगम की रिपोर्ट मंगाने के साथ एसीएम से ये निवेदन करिए कि आप नगर निगम को ये निर्देशित करें कि हमारे भवन को वह डेमोलिश कराएं, और ऐसी कंडीशन में यदि उसमें कोई निवास कर भी रहा है तो जिन निवासित व्यक्ति है उस निवासित व्यक्ति को अलग रहने के लिए निर्देश एसीएम को देने के अधिकार हैं 133 में। यदि वो जो आपका भवन है उस भवन को रिक्त नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से नगर निगम को यह अधिकार है कि उसमें अध्यासित व्यक्ति को वह कानूनी तरीके से बेदखल करे और भवन को ध्वस्त कराने के साथ आपका लीगल टाइटल है, आपका विधिक अध्यासन है। ऐसी स्थिति में आपको वो उसका उपयोग वो करने का जो फिजिकल पोजीशन है उसको हैंडओवर करें। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। समीर जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। समीर जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी समीर जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैम, मेरे फादर का एक पीपीएफ अकाउंट था जी बैंक के अंदर, नेशनलाइज बैंक में। जी तो उसमें वो नॉमिनेशन नहीं है और बिल रजिस्टर्ड की हुई है उन्होंने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज की मेरे नाम से। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। जी जी हाँ, तो उसमें मैं कैसे क्लेम कर सकता हूँ पीपीएफ अकाउंट? अराउंड उसमें 15 लाख रुपए के आसपास है अमाउंट। देखिए, जो पीपीएफ अकाउंट है आपके फादर का, उस पीपीएफ अकाउंट में यदि कोई नॉमिनी नहीं है तो आप एज अ सक्सेसर उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। आपके फेवर में आपके फादर की एक रजिस्टर्ड बिल है, उस बिल में आपको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के समस्त राइट दिए गए हैं। अमाउंट चूँकि 15 लाख है, इसलिए बैंक आपको इस तरीके से इस अमाउंट का बेनिफिट प्रदान करने का नहीं दे सकती हैं। आपको न्यायालय से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कराना चाहिए उस अमाउंट के संबंध में, और उस सक्सेशन सर्टिफिकेट को जारी कराने के साथ जो न्याय शुल्क है वो न्यायालय में आपको अदा करना चाहिए। न्यायालय से सक्सेशन सर्टिफिकेट आपके फेवर में जारी होने के बाद जो बैंक है वो बैंक आपको वो अमाउंट देने के लिए बाध्य होंगी। साथ ही साथ आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के जारी कराने से पहले अपनी विल को अटैच करते हुए एक एप्लीकेशन दीजिए बैंक में ऑथराइज पर्सन को कि मेरे पीपीएफ अकाउंट का जो ये पैसा है ये हमारे इस विल के अकॉर्डिंग हमको प्रदान किया जाना चाहिए आपकी तरफ से, और आप ये मुझे दे दीजिए। इसके बावजूद अगर उस एप्लीकेशन पर बैंक के ऑथराइज पर्सन कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन न्यायालय में जाने का है और वहाँ से आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे, क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जब भी आप प्रोसीडिंग करते हैं कोर्ट में उसमें पर्टिकुलर बैंक का वो डिटेल देते हुए बैंक भी पार्टी होते हैं। तो बैंक वहाँ पर अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हुए उसका संपूर्ण विवरण, जो अमाउंट है उसका संपूर्ण विवरण न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय उसी अमाउंट के लिए आपको सक्सेसर अपॉइंट करती है। तो आपको जब सक्सेशन सर्टिफिकेट न्यायालय से मिल जाता है तो बैंक आपको अमाउंट देने के लिए स्वच्छंद और बाध्य होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए समीर। हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। राजेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है राजेश का संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ आकांक्षा जुड़ चुकी है कानपुर से। आकांक्षा, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हेलो जी आकांक्षा जी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। जी एक्चुअली मेरे पापा वकील थे। हाँ, तो जब उनके जाने के बाद जो दूसरे वकील से हमने संपर्क किया कि वकीलों को जो भी बेनिफिट मिलता है वो हमारे पापा को उन्होंने बोला वो सारे दिला देंगे, पैसों से लेके हर चीज से, योजनाएं वगैरह हर चीज, कल्याण निधि योजना वगैरह जो भी था। तो उसके लिए हमने एक वकील किया था जो पापा का ही दोस्त था जी। फिर अभी इतना समय हो गया, वो उसने पैसा भी इतना ले लिया, मांग लिया, और किसी भी तरीके के ना कोई प्रोसीडिंग बताता है आगे क्या चल रहा है, आगे कैसे क्या होगा।
मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए? अगर कोई वकील की डेथ हो जाती है तो उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, हर तरीके के बेनिफिट्स, वो कब तक और कैसे मिलते हैं उसकी फैमिली को? क्योंकि हम लोग अगर नहीं समझ में आता किसके पास जाए, क्या करें, इतना कुछ फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है, तो करें क्या आगे अब? आकांक्षा जी, आपको आपके पिता के जो भी बेनिफिट्स हैं उनको लेने के लिए किसी भी एडवोकेट को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं थी। बावजूद इसके अगर आपने अपने पिता के किसी दोस्त के माध्यम से ये कार्य कराया है तो उनको भी इतना विलंब नहीं करना चाहिए। इसका साधारण सा तरीका ये है, अधिवक्ता कल्याण निधि की जो राशि है या अधिवक्ता के इंश्योरेंस की जो राशि है, ये राशि आपको बार काउंसिल से अप्रूवल के बाद प्राप्त होती है। बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश से। ऐसी स्थिति में आपको बार एसोसिएशन, यदि आप कानपुर से हैं तो कानपुर कोर्ट के अंदर आने के बाद बार एसोसिएशन है और दी लायर्स एसोसिएशन है। दोनों एसोसिएशन अधिवक्ता के हित के लिए लगातार कार्य करती हैं। आपको एसोसिएशन में जाने के बाद वहाँ जो जनरल सेक्रेटरी हैं, एडवोकेट की जो अथॉरिटी हैं, उन अथॉरिटी में प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और पोस्ट होल्डर्स होते हैं। आपको जनरल सेक्रेटरी के समक्ष एक एप्लीकेशन दे करके उस एप्लीकेशन का अप्रूवल करा के ऑनरेबल प्रयागराज में जो हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन हैं उनको भेजना चाहिए। जैसे ही बार काउंसिल की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आपके प्रत्यावेदन को एक्सेप्टेंस देते हुए जो भी मृतक अधिवक्ता महोदय हैं उनके आश्रितों को बेनिफिट मिल जाता है। आपकी तरफ से कार्यवाही सुचारू रूप से या सही तरीके से नहीं की गई है, इस वजह से आपको इतनी विलंबता हो रही है। अन्यथा कोई भी फ़ायदा अधिवक्ता के बाद उनके उत्तराधिकारी को मिलने के लिए 1 महीने से 2 महीने का समय लगता है, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगता है। और उसके अलावा जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर हैं अपने कानपुर से या अदर ज़िले से आप हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट के, उन बार काउंसिल के मेंबर के माध्यम से भी अपनी आप परसुएंस कर सकती हैं। और बार काउंसिल मेंबर के माध्यम से जो परसुएंस होगी उसमें आपको आपके फादर के जो भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो सारे प्राप्त हो जाएंगे। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और हमारे साथ अब अविनाश जुड़ चुके हैं कानपुर से। अविनाश, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, नमस्कार, मैं नागपुर से अविनाश बात कर रहा हूँ। जी अविनाश जी। हाँ नमस्कार, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ अविनाश जी अविनाश जी, अपना प्रश्न पूछिए। सभी को जो वैल्यूएबल गाइडेंस देते हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। तो वो गवर्नर जनरल से लेकर इक्वेशन 1869 से लेकर और बर्थ डेट और मैरिज एक्ट जो है 1886 से, तो वहाँ से लेकर के लगभग 60 एक्ट को इकट्ठा किया सुप्रीम कोर्ट 14/2/2006 और 25/10/2007 में सीमा वर्ष अश्विनी कुमार में उन्होंने यूनो से लेकर के इंडिया में सभी जगह रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, ये अश्योर किया। अविनाश जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना प्रश्न पुनः स्पष्ट करें। हाँ, मुझे ये कहने का है जी, रजिस्ट्रेशन के मैरिज रजिस्ट्रेशन के जो अधिकार है वो केवल रजिस्ट्रार को है। जी रजिस्ट्रेशन को लेकर उसका बैकग्राउंड यही है, मैरिज रजिस्ट्रेशन के अधिकार केवल रजिस्ट्रार जनरल या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को, मैरिज रजिस्ट्रार को है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके जो एफिडेविट से मैरिज होता है, वो एफिडेविट को मुझे चैलेंज करने को कहाँ करें? आप क्या चाहते हैं अविनाश जी? एफिडेविट से जो मैरिज बनाए जाते हैं या एफआईआर से बनाए जाते हैं वो सही नहीं है, तो वो कहाँ चैलेंज करें? अविनाश जी, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में आप डिस्कशन कर रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जो नई गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग अब मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। मैरिज रजिस्टर्ड करने के लिए जो प्रोविज़न्स हैं, उन प्रोविज़न्स में आपको यदि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं हुई तो आपको प्रोसेस करना चाहिए। जो लॉज हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग आपकी अगर नॉर्मल मैरिज हुई है यानी अरेंज मैरिज हुई है, आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं या किसी अन्य धर्म से संबंधित हैं, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार को, हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार को ऑथराइज किया गया है। रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो मैरिज रजिस्टर्ड करें।
इसके साथ स्पेशल मैरिज एक्ट में यदि कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति है और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया है या विवाह करना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं उसके राइट को ट्रांसफ़र करने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट या एसीएम या जो भी ऑथराइज पर्सन हो उनके माध्यम से किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपके मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो नेचर है और जो उस नेचर के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको अडॉप्ट करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन हर कपल के लिए कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही जो बेनिफिट्स इंटरनेशनल लेवल पे आपको मिलते हैं या नेशनल लेवल पे मिलते हैं वो रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्राप्त होते हैं। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन इस समय कंपलसरी है, उसको आपको रजिस्टर्ड कराना चाहिए। जो उसका प्रोसेस है उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ सुधीर जुड़ चुके हैं कानपुर से। सुधीर, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी सुधीर जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, मैंने साल भर पहले अपना हेल्थ कार्ड बनवाया था जी। और मेरा मोबाइल नंबर मिस हो गया, तो उससे मेरा हेल्थ कार्ड नहीं मुझे मिल पाया। जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? देखिए, आपने जो 1 साल पहले हेल्थ कार्ड बनवाया और आपके मोबाइल जो मिस हुआ है, उस मोबाइल को मिस होने की आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी संबंधित थाने को या IGRS के माध्यम से आपने कंप्लेंट दर्ज कराई होगी। जो आपकी कंप्लेंट है पुलिस थाने में या IGRS माध्यम से CM पोर्टल पे, उसको अटैच करते हुए आपको संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए कि आपका जो हेल्थ कार्ड है, मोबाइल आपके मिस हो जाने के कारण वो हेल्थ कार्ड आपका जारी नहीं हो पाया और आपको प्राप्त नहीं हो पाया है। आपने जो कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट आपके मोबाइल के मिस होने की है और निश्चित रूप से मोबाइल आपका मिस हुआ तो आपने नया मोबाइल ले लिया होगा, लेकिन आपका जो मोबाइल पर नंबर था वो नंबर पूर्व का ही होगा। तो जो भी आपका हेल्थ कार्ड है वो हेल्थ कार्ड में वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एक एप्लीकेशन विद एनेक्सर का मतलब जो कंप्लेंट ऑफ द पुलिस है वो आपको अटैच करते हुए देनी चाहिए। आपका हेल्थ कार्ड आपके लिए जारी हो जाएगा। सुधीर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महेश जुड़ चुके हैं कानपुर से। महेश, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी महेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, हमारा दुकान है ना, 40 साल पुराना दुकान है जी बराबर। मकान हमारा भाड़े की दुकान है बराबर जी। और वो अभी हमको खाली कराना चाहता है। खाली करा तो अगर टूट जाएगा, अब हम क्या इसकी क्या राय करें तुम्हारी क्या? देखिए, आप लास्ट 40 ईयर से किसी शॉप में एज अ टेनेंट हैं और आपकी वो जो शॉप है वो टेनेंसी की यानी किराएदारी की दुकान है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी आपको फोर्सफुली बलपूर्वक बेदखल नहीं कर सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, जो रूलिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग यदि कोई भी लैंडलॉर्ड अपने किराएदार को जो लीगल टेनेंसी में हैं उनको फोर्सफुली बलपूर्वक हटाना चाहते हैं तो नहीं हटा सकते हैं। उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा आपको बेदखल करने के लिए। ऐसी स्थिति में आप दीवानी न्यायालय में अर्थात सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल करिए जिसमें आप रिलीफ इंजंक्शन का सीख करिए। आप उसमें लिखिए कि आपके 40 साल पुरानी किराएदारी है जिस पर आप लगातार किराया अदा करते रहे हैं, आप कहीं से डिफ़ाल्टर नहीं रहे हैं, आपकी इस दुकान के अलावा कोई भी अन्य जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके जो मकान मालिक हैं वो आपको बलपूर्वक बेदखल ना करें। आपको, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आपके जो फैक्ट हैं उन फैक्ट के अकॉर्डिंग न्यायालय आपको निषेधाज्ञा का उपशम प्रदान करेगी, अर्थात स्टे प्रदान करेंगे। जो स्टे आपको मिलेगा उस स्टे के बाद लैंडलॉर्ड आपको बेदखल नहीं कर सकते हैं। संबंधित थाने की पुलिस भी आपकी मदद करेगी और न्यायालय भी आपकी मदद करेंगे। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ रितेश कानपुर से जुड़ चुके हैं। रितेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। और रितेश जी, सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। रितेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप।
लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ अनूप लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनूप, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा ये मैटर है कि ये किराएदार है 25-30 साल से कब्जा करे हुए हैं दुकान पे हमारी जी और दरअसल उसमें जो है मैंने अभी तक कोई उसमें नहीं करा, जी मतलब कानूनी प्रक्रिया कुछ नहीं करी और वो लोग मतलब कि न खाली कर रहे हैं न किराया दे रहे हैं हम लोग को। जी देखिए, ये एक बहुत अच्छा आधार है आपके लिए भवन स्वामी के रूप में कि आपका जो टेनेंट है वो आपको रेंट नहीं दे रहा है। जहाँ पर भी टेनेंट डिफ़ाल्टर हो जाता है रेंट देने से, वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी इस तरह के डिसीजंस हैं जिसमें कोर्ट के क्लियर व्यू हैं कि किराएदार को तुरंत बेदखल होने के साथ जो पर्टिकुलर प्रमाइसेज है, जो आपकी जगह है, उस जगह कब्जा आपको प्रदान करें। आपको लीगल प्रोसीडिंग में जाना चाहिए। आप उनके खिलाफ, अगर आपकी बिल्डिंग रेंट कंट्रोल एक्ट में आती है तो इजेक्टमेंट का सूट फाइल करना चाहिए। आप 21 के अंतर्गत उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। यदि आपकी बिल्डिंग में जो किराया है वो बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है, तो आप किराए के बढ़ाने के साथ सर्किल रेट पे किराए की राशि का भी आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उनको सेक्शन 106 टीपी एक्ट के अंतर्गत एक नोटिस देना चाहिए वकील के माध्यम से। उसमें आप कितने समय से किराया बकाया उसका विवरण दीजिए। उस किराए के बकाये के ऊपर जितना भी टैक्स है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स, उस टैक्स का कैलकुलेशन करके वो अमाउंट को ऐड करिए और जो आपके डैमेजेस हैं उन डैमेजेस को भी आप मेंशन करिए। तो ऐसी स्थिति में जो नोटिस 106 के अंतर्गत आपकी तरफ से भेजी जाएगी, उस नोटिस को पाने के बाद यदि किराएदार आपको किराया टैक्स के साथ में अदा नहीं करता है तो वो नेचुरल डिफ़ाल्टर हो जाएगा और उसके बाद आप उनके खिलाफ बेदखली कार्रवाई करेंगे। चाहे आप SCC सूट फाइल करें, चाहे आप रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत सूट फाइल करें, न्यायालय के पास पूर्ण अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति का बेदखली का आदेश जल्दी से जल्दी कर सके। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनोज कानपुर से जुड़ चुके हैं। मनोज, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी मैं ई रिक्शा चालक हूँ जी मेरा नाम मनोज कुमार है और जी। मैं ई रिक्शा चालक हूँ जी दिसंबर मनोज जी, 2000 जल्दी से अपना प्रश्न पूरा करिए। दिसंबर 2019 में मेरा एक चालान हुआ था। जी उसके संबंध में अभी 4 रोज पहले मेरे पास समन आया है। जी 13 तारीख को डेट है और मैं किसी कारण से 13 तारीख को नहीं जा पा रहा हूँ कोर्ट, तो जी। क्या मैं किसी और दिन जा सकता हूँ? बिल्कुल मनोज जी, आपका जो MB एक्ट में चालान हुआ है वो 13 तारीख की डेट में जाने पर आप अगर उसको ख़त्म कराना चाहते हैं कन्फेस करके तो करा सकते हैं। नहीं कराना चाहते हैं तो मई में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है। मई में 7 या 8 या 9 मई के आसपास उसकी डेट अभी आएगी। जो मई में डेट लगेगी उस डेट में जाके आप अपने जुर्माने की राशि को भर सकते हैं। उस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपको एक फ़ायदा मिलेगा, जो अभी आप 13 तारीख को जाके कन्फेशन करने के बाद जुर्माना जमा करते, उससे उस समय जब आप लोक अदालत में जुर्माना जमा करेंगे तो वो बहुत कम हो जाता है। अर्थात यदि अभी 500 रुपये का जुर्माना होगा तो उस समय 250 से 300 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप 13 को नहीं जाएंगे तो कोई समस्या आपके लिए नहीं होगी। आप राष्ट्रीय लोक अदालत में उस जुर्माने को जमा करने के लिए प्रोसेस कर सकते हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में ओपन फोरम होता है। वहाँ जब भी आप जाएंगे न्यायालय में, जो कंसर्निंग क्लर्क उससे कहेंगे कि हमारा ये चालान है, इस चालान पर हमें जुर्माना जमा करना है। आपके एडवोकेट के माध्यम से एक वो एप्लीकेशन लेंगे और एप्लीकेशन लेने के बाद आपका जो जुर्माना जमा करके आपको रसीद दे देंगे। इसमें आपको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मनोज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सुरेंद्र हरियाणा से जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम, मैं ये कहता हूँ कि शादी के बाद यूपी में जैसे कोई लड़की है वो हरियाणा में शादी हो जाती है उसकी, जी। तो उसके फादर तो उसका हक होता है नहीं? सुरेंद्र जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही और अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें ताकि आपका प्रश्न हम सुन सकें। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ आफ्टर मैरिज यूपी में लेडीज का हिस्सेदारी होती है उसके फादर की प्रॉपर्टी में जी? ओके,
आफ्टर मैरिज जिस लड़की की शादी हुई है, आपका कहना है कि उस लड़की का जो उनके फादर हैं यानी नेचुरल गार्जियन हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर उस लड़की का अधिकार होता है कि नहीं होता है? वर्ष 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के अनुसार पुत्र और पुत्री दोनों को अपने माता पिता, अपने दादा दादी के संपत्ति पर समान अधिकार होते हैं, यानी सिमिलर राइट होते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ऐसी स्थिति में यदि पुत्र को कुछ प्रदान किया जा रहा है तो पुत्री को भी उसी के समानांतर बेनिफिट मिलना चाहिए। आप का जो प्रश्न है वो प्रश्न आपका बिल्कुल जायज़ और नेचुरल है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी जो भी जिस लड़की की शादी की आप बात कर रहे हैं वो अगर अपने माता पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार पाना चाहती हैं तो व्यवहारिक तौर पर पा सकती हैं या जरिए न्यायालय भी वो ले सकती हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। हमारे साथ समीर मुंबई से जुड़ चुके हैं। समीर, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। समीर, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ अंशु लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अंशु, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अंशु नहीं सर, मंजूर नाम है। मंजूर जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। माफ कीजिएगा। ऐसा है मैडम, एक कंपनी थी श्री सिद्धेश्वर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर जी, उसका मैंने काम करा था आज से 5 साल पहले जी, लगभग उनके पास मेरा 68 लाख रुपए का बैलेंस है जी, और वो जो है रोज आजकल पेमेंट के लिए कर रहे हैं, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं जी। तो आप चाहते क्या हैं? तो इसके लिए करें क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, आपने जिस कंपनी में अपना काम किया है वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपके कथनानुसार, और उसका रजिस्ट्रेशन आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में होता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी यदि पेमेंट आपका नहीं कर रही है तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पेमेंट को प्राथमिकता के आधार पर करे। दूसरी बात जो लीगल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि कंपनी आपका पेमेंट नहीं कर रही है तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के डायरेक्टर्स की भी होती है। इस पर बहुत सारी गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल कोर्ट की कि कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर्स से रिकवरी की जा सकती है। तो आप अपनी रिकवरी के लिए सिविल कोर्ट में रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। रिकवरी का सूट फाइल करने में आपका यदि ये पेमेंट जो जेन्युइन और लीगल है यानी नंबर 1 का पेमेंट है तो उसके लिए आपको न्यायालय के समक्ष अपने तथ्यों को लिखते हुए रिकवरी की प्रेयर करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको आपके कन्वर्सेशन से, आपकी बातचीत से जो डायरेक्टर से आपकी हुई है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपकी रकम को हड़प करना चाहते हैं या उन्होंने कर लिया है और वो डायरेक्टर्स आपकी रकम को देना नहीं चाहते हैं, तो आप उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अंडर सेक्शन 406 420 आईपीसी में उनके खिलाफ आप कंप्लेंट केस फाइल करा सकते हैं, जो कि उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए आवश्यक है। आप क्रिमिनल केस करते हैं तो क्रिमिनल केस कंपनी पर नहीं होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन पे होगा जो आपके साथ में मिसहैंडलिंग, न्यूसेंस या आपकी रकम ना देने के लिए दबाव बना रहे हैं। लेकिन सिविल केस जो होगा वो कंपनी के खिलाफ होगा। कंपनी के बाद जो डायरेक्टर्स हैं उन डायरेक्टर्स को भी आपको पार्टी बनाना मैंडेटरी होगा यानी आवश्यक होगा, और आपकी रिकवरी का सुनिश्चय सिविल कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। कोई भी कंपनी यदि वो वर्किंग में है, सिक नहीं हुई है, क्योंकि सिक होने के बाद प्रोविजंस अलग अलग हो जाते हैं, यदि वो सिक नहीं हुई है तो उसको जिसने उस कंपनी में काम किया है, उस कंपनी में सप्लाई की है, उस कंपनी का कोई भी कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में देनदारी कंपनी पर यदि बनती है तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। लीगल लॉज लेने वाले के फेवर में बहुत सारे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंजूर जी। हमारे साथ माधुरी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुकी हैं। माधुरी, अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। हाँ मैम, नमस्ते। जी नमस्कार।
मेरी माँ की मृत्यु 16 नवंबर 2019 को जलकर हुई थी, लेकिन मुझे शक है कि बेटे बहू लोग जला के मारे हैं करके, और केस भी दर्ज हुआ है। FIR नहीं हुआ था, लेकिन पूरा सबूत को मिटाने में लगे हुए हैं पुलिस लोग, और भाई लोगों का ही साथ मतलब दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ेगा? और फोरेंसिक रिपोर्ट में ना कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं ये किया गया है करके आया है, और पुलिस रिपोर्ट में आया है कि ज्वलनशील पदार्थ मतलब मिला है ऐसा करके। मैम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। यदि पुलिस घटना के संबंध में FIR दर्ज नहीं कर रही है तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, और न्यायालय के द्वारा इस तरह की जो घटना है, ये एक गंभीर घटना है जिस पर आपका जो अपना सोचना और समझना है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, और घटना जो हुई है उस घटना के समय जो एविडेंसेस हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप FIR दर्ज कराने के लिए न्यायालय के समक्ष जा सकती हैं। न्यायालय के समक्ष जाने से पहले आप डिस्ट्रिक्ट के कप्तान को, यानी जो SP या SSP हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उनको आप अपनी एप्लीकेशन देते हुए उनसे FIR दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हैं। यदि उसके बाद भी SP और SSP भी उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं और FIR दर्ज नहीं कराते हैं तो आपको न्यायालय में जाके सेक्शन 156 सब क्लास 3 CRPC में किसी एडवोकेट के माध्यम से एप्लीकेशन दिलानी चाहिए। इस तरह के गंभीर मामलात में जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को FIR दर्ज कर जांच करने के निर्देश देने के पूर्ण अधिकार हैं, और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसे ही FIR दर्ज हो जाएगी। FIR दर्ज हो जाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें आपकी जो शंका है, जो एंटिसिपेट आप कर रही हैं, वो निश्चित रूप से एविडेंस अगर होंगी तो वो सही साबित होंगी, और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था आपका। हमारे साथ शैलेश जुड़ चुके हैं मुंबई से। शैलेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम, मेरी एक प्रॉपर्टी है, उसमें मैडम मैं टेनेंट हूँ। मेरे लैंडलॉर्ड जो है वो हमसे किराया नहीं ले रहे लास्ट 5 साल से, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, जो शैलेश जी, आपकी जो टेनेंसी है उस टेनेंसी के लिए आपको रेंट डिपॉजिट करना चाहिए। अगर आप रेंट डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आप लीगली डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, और लैंडलॉर्ड इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप रेंट ना उनको वो आपसे लें और ना कहीं आप डिपॉजिट कर पाएँ। तो आपको फर्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए कि जो आपका बैलेंस रेंट है उसका आप मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मनी ऑर्डर होता है लैंडलॉर्ड को, वो आपको भेजना चाहिए। अगर आपका मनी ऑर्डर लैंडलॉर्ड द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो आपके पास जो रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रोविजंस हैं, महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस बहुत क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। अगर आपके लैंडलॉर्ड द्वारा आपका रेंट नहीं लिया जाता है तो आप उस रेंट को न्यायालय में डिपॉजिट करा सकते हैं, और न्यायालय में डिपॉजिट कराने के बाद लैंडलॉर्ड जब भी अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट करके ये प्रूव कर लेंगे कि मैं लैंडलॉर्ड हूँ और मुझे रेंट मिलना चाहिए, तो वो वहाँ से रेंट को रिलीज़ करा लेंगे। इस बीच में आपके द्वारा यदि रेंट दे दिया जाता है तो आप लीगली डिफ़ॉल्टर नहीं होंगे, और आप न्यायालय में रेंट जमा कर देते हैं तो आप अपने जो वैधानिक दायित्व हैं, यानी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टेनेंट की होती है, उससे आप बरी यानी बच जाएंगे। और जब आप लीगल टेनेंसी आपकी रेंट डिपॉजिट होने के बाद आप उसमें अपने आप को सिक्योर कर लेंगे तो लैंडलॉर्ड भी आपको आपकी इच्छा के बिना आपके किराएदारी वाले भाग से बेदखल नहीं कर पाएंगे, यानी आपका इजेक्टमेंट इतनी आसानी से नहीं होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भगवत झांसी से जुड़ चुके हैं। भगवत जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप किस व्यक्ति? हेलो जी, भगवत जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नाम है मेरा जी, अपना प्रश्न पूछिए। किनसे पूछे? वकील साहब जी से आपको अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ प्रेम छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। इनसे भी संपर्क टूट गया। हमारे साथ शौकत अली पटना से जुड़े हुए हैं। शौकत, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है।
लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए। यदि आपके कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श किया और उसके बाद कुछ ना कुछ कहा है उनको लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को आपराधिक मामले थोपकर नहीं दबा सकते, इसका क्या अर्थ है? सामान्य तौर पर ये देखने में आ रहा है आजकल के परिदृश्य में जी, कि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके ऊपर दूसरे राजनीतिक दल के लोगों द्वारा क्रिमिनल केसेस फाइल करा दिए जाते हैं, और जब क्रिमिनल केसेस फाइल करा दिए जाते हैं तो जो राजनीतिक व्यक्ति है उस राजनीतिक व्यक्ति का कैरियर प्रभावित होता है। अभी जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं, ऑनरेबल कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उन सब में है कि आपराधीकरण राजनीति का नहीं होना चाहिए। तो जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जब एफआईआर हो जाती हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के बाद ट्रायल चलने लगते हैं, चार्जशीट लग जाती है, तो वो लोग फिर राजनीतिक कैरियर को अपने स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ा पाते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बिंदु को बहुत ही गंभीरता से अवलोकित किया और अपना ऑब्जर्वेशन इस प्रकार दिया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, उसके खिलाफ यदि कोई क्रिमिनल केस दर्ज करा दिया गया है तो क्रिमिनल केस दर्ज करा देने का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो अपने राजनीतिक कैरियर को आगे नहीं बढ़ा सकता है। ये क्रिमिनल केस दर्ज हो जाने मात्र से प्रभावित नहीं हो सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पर्सन हैं, उन पॉलिटिकल पर्सन की जो अभिव्यक्ति है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति से ही वो अपनी ज़िंदगी में जो भी कहना चाहता है वो स्वतंत्रतापूर्वक कह सकता है, और ये भारतीय संविधान ने व्यक्ति को अधिकार दिया है। अब व्यक्ति ने यदि कोई बात कह दी जो व्यक्ति की बात किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी लगी तो उसने क्रिमिनल केस फाइल करा दिया। अब क्रिमिनल केस फाइल करा देने के बाद उनको ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने बात कही है वो बात गलत कही है, तो अभिव्यक्ति किसी की किसी क्रिमिनल केस को दर्ज करा देने के बाद रोकी नहीं जा सकती है। यहाँ पर जो अभिव्यक्ति का अधिकार है उसके लिए व्यक्ति को यह भी समझना आवश्यक है कि यदि संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो संविधान में दायित्व के निर्वहन के बारे में भी अधिकार दिए गए हैं। वहाँ पे किसी दूसरे के आज़ादी को कर्टेल करना, दूसरे की आज़ादी को प्रभावित करने का अधिकार भी किसी व्यक्ति को नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि यदि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो किसी के अधिकारों का हनन करने की भी आज़ादी किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। अर्थात अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहते हुए जो अभिव्यक्ति की जाती है वो किसी भी क्रिमिनल केस को दर्ज करा देने के बाद प्रभावित नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, आपसे और भी जानकारी लेंगे धर्मेंद्र जी। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। शैलेश है मुंबई से। शैलेश, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ। जी शैलेश जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, हमारे 2 बिजनेस लोन चल रहे थे नोएडा में, छोटा सा क्लिनिक हमने खोला था जी। तो एक बिजनेस लोन की किस्त लगभग 4 साल के लिए था, तो लगभग 2 साल चले भी गए थे, लेकिन उसके बाद सडनली कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया और सारा बिजनेस सब कुछ चौपट हो गया जी। दोनों बिजनेस लोन की EMI जो जाती थी लगभग दोनों की मिला के 40,000 के आसपास बन रही थी। 4 साल के लोन थे तो वो मैं नहीं दे पाया। अब वहाँ से हमारा केस बताया कि आप, मैं पहले कहता रहा कि इसको रीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए, रीस्ट्रक्चर कर दीजिए इसको, तो इन लोगों ने नहीं किया। अब वो बता रहे हैं कि आपका केस लीगल डिपार्टमेंट में चला गया है, तो लीगल डिपार्टमेंट से रोज धमकी भरे फोन उधर से हमारे पास आते हैं। नियर जो थाना पड़ता है 12 खंबा थाना, वहाँ से फोन आता है, तो मतलब हरासमेंट टाइप में हो रहा है और पैसे अभी हमारे पास है नहीं देने के लिए जब तक ये कोरोना काल, और अब फिर स्थिति खराब हो गई। हम थोड़ा सा इस चीज से उभरे थे, फिर स्थिति खराब हो गई, तो एक अंदर डर सा बैठा हुआ है कि क्या कोई पुलिस थाने से आके कोई हमें पकड़ के ले जाएगा या क्या हो जाएगा। तो थोड़ा इस चीज में मैं चाहता हूँ कि
मुझे थोड़ी सी जानकारी दें कि क्या कर सकते हैं ये लोग, अगर हमको समय और होल्ड करना चाहें अपना। वो लीगल डिपार्टमेंट से बोलते हैं आप आइए सेटलमेंट करिए, फलाना करिए, हमारे पास सेटलमेंट के लिए भी फिलहाल पैसा नहीं है। 1 साल से सारा रोजगार सब कुछ बंद है, तो प्लीज बताएं। शैलेंद्र जी, आपको जिस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से या बैंक से लोन मिला है वो लोन आपको अदा करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो इधर कोविड-19 का प्रभाव रहा है, इसकी वजह से आप और आप जैसे बहुत सारे लोगों का बिजनेस प्रभावित हुआ है और वो जो EMI है बैंक की या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की, उसको टाइमली पे नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। पहले तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर उनके रिकवरी डिपार्टमेंट से, उनके लीगल डिपार्टमेंट से कोई फ़ोन आपको थ्रेटनिंग देते हुए आ रहा है, आपको थ्रेट किया जा रहा है, तो आप इसकी कंप्लेंट संबंधित थाने में IGRS के माध्यम से चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पे, हर कैफ़े में जाके आप ये कर सकते हैं। ये कंप्लेंट आपको करनी चाहिए और इसकी कॉपी RBI के गवर्नर को भी मेल करनी चाहिए। जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसके जो हेड हैं, यानी चेयरमैन हो, MD हो, उनको भी आपको मेल करना चाहिए। और जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है सबकी मेल ID और फ़ोन नंबर आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको दिख जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक रीस्ट्रक्चर का प्लान बैंक को सबमिट कर दीजिए इस बीच में कि हमारा नुकसान हुआ पिछले 2 सालों में, उसमें हम आपकी EMI नहीं दे पा रहे हैं और वर्तमान में मेरे पास कोई ऐसा इनकम का जरिया नहीं है जिससे हम आपकी जो EMI उसको पे कर सकें। तो आप इंटरेस्ट को वेव करते हुए आगे हमें समय इस बात का दीजिए कि हम इससे इनकम कर सकें इस बिज़नेस से और आपकी हम EMI को पे कर सकें। इसके लिए आप रीस्ट्रक्चर प्लान में आप चाहें तो कॉरपोरेशन को, यानी बैंक को या जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है उसको ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको और फाइनेंस का सपोर्ट कर दीजिए। यदि आपका अकाउंट NPA नहीं हुआ है तो बैंक या फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आपको और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं। इस तरह की गाइडलाइंस अभी बहुत सारे बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की गाइडलाइंस हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं। तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई अभी नहीं हो सकती है। आपके खिलाफ बैंक अगर कार्रवाई कर सकता है तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत रिकवरी की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं या सिविल सूट फाइल करते हुए रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ पर कहीं कोई अरेस्टिंग का प्रोविजंस नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भी अपने प्रोसेस को कंप्लीट करिए। आपको कोई थ्रेट कर रहा है तो आप संबंधित थाने को शिकायत करिए, IGRS के माध्यम से CM पोर्टल पे कंप्लेंट करिए, बैंक को आप रिस्ट्रक्चर का प्लान प्रेजेंट करिए और इन सारी चीज़ों की इंटीमेशन आप RBI के गवर्नर को भी दीजिए। तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शैलेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जिस तरीके से कोविड काल में काफ़ी लोगों के साथ इस तरीके की धोखाधड़ी के केसेस हमने देखे हैं। धर्मेंद्र जी, हमारे साथ प्रेम जुड़े हुए हैं। प्रेम, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं प्रेम बोल रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी हाँ मैम, मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में करीब 18.5 साल नौकरी किए थे। जी। उसके बाद उनकी सेवा पे डिफेक्ट किया गया था, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी जी, जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी। उसके जांच में मेरे पिताजी को सेवा से डिफेक्ट किया गया था। तत्पश्चात उनका जो 7 पे का 6 पे का एरिया है 2006 के तक जो मिलना था वो नहीं मिला था और उनका ग्रेच्युटी भी भुगतान किया गया था। क्या उसके लिए कुछ ग्रेच्युटी रोकने का उनको अधिकार है पुलिस विभाग को? देखिए, डिपार्टमेंट को इस पर बहुत ही क्लियर व्यूज़ हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। किसी व्यक्ति की ग्रेच्युटी को नहीं रोका जा सकता है। यदि डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी भी हुई है तो उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो अंतिम निर्णय हुआ है उस निर्णय के अकॉर्डिंग कार्रवाई डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। लेकिन किसी की ग्रेच्युटी, किसी का PF ये प्रभावित नहीं हो सकता है। ग्रेच्युटी और PF मिलना चाहिए आपका। यदि 7 पे कमीशन और ग्रेच्युटी के संबंध में जो आपके डिपार्टमेंट से आपको मिलना चाहिए था कोई डिसीजन नहीं हो रहा है तो सर्वप्रथम आपको डिपार्टमेंट में इस तरह की एप्लीकेशन के साथ में करस्पॉन्डेंस करनी चाहिए। यदि उस करस्पॉन्डेंस का रिप्लाई डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आपको रिट फाइल करते हुए जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं उन कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स को पाने के लिए प्रेयर सीक करनी चाहिए। निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट जो बहुत सारे प्रतिपादित सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के लाइट में
आपके जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रदान करा देंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। हमारे साथ संतोष जुड़ चुके हैं कानपुर से। संतोष, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ शौकत जुड़े हुए हैं पटना से। शौकत अली जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी जी, आपका प्रश्न क्या है? जी शौकत जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मेरा बारी आएगा तब ना। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं शौकत जी। हाँ, मैं मोहम्मद शौकत अली। हेलो, नमस्ते डॉक्टर। जी। हाँ, मैं एक्चुअली हमने पिछले साल एक होटल में शादी के लिए एडवांस किया था, मार्च अप्रैल के महीने के लिए जी। और मार्च। हेलो जी शौकत जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना प्रश्न पूरा करिए। जी जी, तो अभी उस वक्त हुआ क्या कि कोरोना डिक्लेयर हो गया मार्च में। जी। मार्च में 22-23 तारीख को कोरोना डिक्लेयर हो गया और 7 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी थी। जी। तो उस शादी के जी शौकत जी, अपना प्रश्न पूरा करिए जल्दी से। हाँ, तो शादी के लिए हमने 1,05,000 रुपया उसको एडवांस दिया था। जी। अब चूंकि ये नहीं हो पा रही थी, शादी वहाँ नहीं हो पाती कोरोना की वजह कर। अब वो पैसा हम मांग रहे हैं तो हमको वो पैसा दे नहीं रहे हैं, चलाते हैं सिर्फ बार बार। और करीब 1 साल से पैसा, 1 साल से ज्यादा, करीब 1.25 साल हो गया, पैसा उनके यहाँ बाकी है। जी। शौकत अली जी, आपने जिस प्रोग्राम के लिए यानी निकाह के लिए आपने जो बुक कराते हुए होटल या रेस्टोरेंट को एडवांस मनी दी थी, यदि आपका प्रोग्राम यानी निकाह वहाँ पर नहीं हुआ तो ये जिम्मेदारी उस संस्थान की है कि वो आपका पैसा वापस करें। आप उनको एक लीगल रिकवरी का नोटिस दीजिए कि आपके यहाँ ये एडवांस मनी हमारी डिपॉजिट हुई थी और कोविड-19 के प्रभाव की वजह से आपके या और जो प्रोग्राम्स होते हैं, किसी के कोई प्रोग्राम्स नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति में प्रोग्राम नहीं हो पाए तो आपका एडवांस मनी उस बैंक, उसको, होटल को, रेस्टोरेंट को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है, उन्हें आपको वापस करना चाहिए। एडवांस मनी तो किसी कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए दी जाती है और कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद जो दूसरे बिल होते हैं उन बिल को अदायगी की जिम्मेदारी जिसका कार्यक्रम होता है उसकी होती है। तो ऐसी स्थिति में शौकत जी, जो निकाह के होने के लिए आपने एडवांस मनी दी और एडवांस मनी के बाद आपका कार्यक्रम नहीं हुआ तो आप उनसे रिकवरी की कार्रवाई कर सकते हैं। आप एक रिकवरी का नोटिस उनको दीजिए, उस नोटिस के माध्यम से आप नोटिस प्राप्ति के 7 दिन के अंदर उनसे पेमेंट करने की गुजारिश करिए। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपको न्यायालय के माध्यम से एडवांस दी गई रकम को रिकवर करने के पूर्ण अधिकार हैं और आप वो करा सकते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शौकत अली जी। हमारे साथ समीर जुड़ चुके हैं मुंबई से। समीर, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। या सर, एक्चुअली एक मेरा क्वेश्चन है। आपने जैसे बताया कि 2005 में अमेंडमेंट आई, गर्ल और जो सन और डॉटर को सेम राइट्स है, इक्वल राइट्स ऑन प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये एंसेस्टरल प्रॉपर्टी था, मतलब एंसेस्टरल प्रॉपर्टी मतलब अगर उनके डैडी का, मतलब लड़की के डैडी का प्रॉपर्टी है, तो वेदर ये तो एंसेस्टरल नहीं हो गई प्रॉपर्टी, तो क्या वो लड़की को अधिकार है प्रॉपर्टी पे? और अगर उसका डैडी विल बनाता है वो लड़की का, तो मरने के पहले कि ये प्रॉपर्टी मेरे लड़के को जाएगी, तो क्या लड़की अपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब राइट सूट फाइल कर सकती है क्या? देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ। आपके मतलब उस लड़की के फादर ने यदि कोई रजिस्टर्ड विल बनाई है या अनरजिस्टर्ड विल बनाई है तो विल के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति पर उनका अपना पूर्ण अधिकार है। यानी जो लड़की के माता और पिता हैं उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उस संपत्ति पर उनका पूर्ण अधिकार है। अब ऐसी स्थिति में यदि वो पैतृक संपत्ति नहीं है तो लड़की को उस संपत्ति पर क्लेम करने के लीगल राइट नहीं है। वहाँ पे पिता अपने पुत्र को या पुत्री को किसी एक को या दोनों को वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि पुत्र को उन्होंने वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है तो जब तक उस वसीयत की जो वैधानिकता है उसको लड़की द्वारा चैलेंज ना किया जाए तब तक लड़की को ये अधिकार नहीं है कि वो उस संपत्ति पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको कर सके। यदि वो विल को चैलेंज करती है कि साहब जो विल है वो विल गलत हुई है, विल फेक है, यदि इस तरह का कोई एलिगेशन लगा के उस सिविल कोर्ट में विल को चैलेंज करती हैं, तभी उनको प्रॉपर्टी पर अपने अधिकार को
सुनिश्चित करने के लिए रिलीफ सीख करने का अधिकार है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज वकील साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वकील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारियां देने के लिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल वकील आपका में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच।